जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार क्लास। तो सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को शेयर करते रहिए। जो साथी चैनल पे नए जुड़ते हैं, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आती है तो ज़रूर डिसलाइक कीजिए, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपको क्लास क्यों पसंद नहीं आई। उसके बाद आप लोग अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है। क्लास की पीडीएफ फाइल पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। ठीक है। तो सब लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं। और आज की इस क्लास का जो हमारा पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न कहता है कि अमेरिका की नवनिर्वाचित सरकार में सेवा की पूर्व अधिकारी उजरा जया को किसके लिए अवर विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अमेरिका की जो नवनिर्वाचित सरकार है उसमें जो सेवा की पूर्व अधिकारी हैं उजरा जया जिनका नाम है, इनको हाल ही में किसके लिए अवर विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए कहता है सैन्य सुरक्षा, लोकतंत्र एवं मानवाधिकार के लिए। ऑप्शन बी है असैन्य सुरक्षा, लोकतंत्र के लिए। या फिर ऑप्शन सी है असैन्य लोकतंत्र, मानवाधिकार के लिए। या ऑप्शन डी है असैन्य सुरक्षा, लोकतंत्र एवं मानवाधिकार के लिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अमेरिका की नवनिर्वाचित सरकार में सेवा की पूर्व अधिकारी उजरा जया को असैन्य सुरक्षा, लोकतंत्र एवं मानवाधिकार के लिए अवर विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। ऑप्शन ए कहता है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है इराक और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को जो समाप्त कर दिया है। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, बताइए। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कजाकिस्तान। हाल ही में कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। ठीक है। कजाकिस्तान जो देश है, यहाँ पे मृत्यु दंड की जो प्रावधान था उसको निरस्त कर दिया गया है। अब वहाँ पे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं और प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है इलाहाबाद जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इसका नाम बदल दिया गया है, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है। भारत का जो प्रमाणिक समय है वो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत का जो प्रमाणिक समय है वो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर, ठीक है, कहाँ से, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री, है ना, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर को, कौन से देशांतर को, पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है।
जो ग्रीनविच समय से, जो क्या है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा यानी 5 सही 1/2 घंटा आगे है। ठीक है, तो जो 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर रेखा है, इसको भारत का प्रमाणिक समय माना जाता है, जो कि ग्रीनविच रेखा से या ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। पूर्वी देशांतर जो है ये 5 राज्यों से गुजरता है। जी हाँ, पूर्वी देशांतर जो रेखा है ये 5 राज्यों से गुजरता है। इसमें आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यानी एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य इसमें शामिल हैं। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो भारत का प्रमाणिक समय जो है वो किस स्थान से निश्चित होता है? भारत का प्रमाणिक समय जो है वो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो कि ग्रीनविच रेखा से या ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। और पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 4 कहता है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए कहता है कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी कहता है न्यायिक प्रक्रिया है, या ऑप्शन सी कहता है चुनाव प्रक्रिया है, या ऑप्शन डी कहता है वैधानिक प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर, जी हाँ साथियों, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक बात यह होती है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए और उस पर सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। इसके बाद जिस संसद के सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जाता है, उस सदन के 2/3 सदस्यों का द्वारा पारित कर देने पर, उन 2/3 सदस्यों के द्वारा जब प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है, उसके दूसरे सदन में जाने के बाद तब जो दूसरा सदन होता है उसके ऊपर लगाए गए आरोप, यानी राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोप की जांच करता है या फिर जांच करवाता है। और ऐसी स्थिति में जब जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के स्थिति में 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को बहुमत से पारित करके और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरी प्रक्रिया समझी जा सकती है। तब जाके राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो पूरा माना जाता है, और इसके पश्चात उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना पड़ता है, और उसके बाद में राष्ट्रपति का जो पद होता है उसे 6 महीने के अंदर वापस भरना होता है। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से होती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? ऑप्शन ए कहता है कि सिकंदर या फिर अलेक्जेंडर, और ऑप्शन बी कहता है अरब, ऑप्शन सी कहता है ग्रीक, ऑप्शन डी कहता है ईरानी। तो बताइए इनमें से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, बताइए। तो चलिए साथियों देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सिकंदर अलेक्जेंडर। सिकंदर अलेक्जेंडर ने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है?
सार्वभौमिक दाता का मतलब ये हो गया कि इसमें से ऐसा कौन सा रक्त समूह का व्यक्ति होगा जो सभी प्रकार के व्यक्तियों को अपना जो ब्लड है वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को अपना जो ब्लड है वो डोनेट कर सकता है, उसे हम लोग सार्वभौमिक दाता कहते हैं। और आपको बताना है कि किस रक्त समूह का व्यक्ति जो है वो ऐसा कर सकता है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है AB पॉजिटिव, ऑप्शन बी कहता है O नेगेटिव, ऑप्शन सी है O पॉजिटिव या ऑप्शन डी है AB ग्रुप का। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही जवाब होगा, बताइए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जी हाँ साथियों, ओ नेगेटिव रक्त समूह का जो व्यक्ति होगा उसे हम लोग सार्वभौमिक दाता कहते हैं। और यह इस प्रकार का व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति का ओ नेगेटिव ब्लड है तो वो सभी प्रकार के ग्रुप वाले व्यक्तियों को अपना जो ब्लड है वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, और ओ नेगेटिव जो है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो इसे हम लोग सार्वभौमिक दाता कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के 7वें प्रश्न की। और 7वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक जो होता है वो केवल प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन ए कहता है लोकसभा में, ऑप्शन बी कहता है दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, या ऑप्शन सी है राज्यसभा में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए विधेयक जो है वो केवल कहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है? क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, बताइए। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लोकसभा। विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के 8वें प्रश्न की। और 8वां प्रश्न आपसे कहता है कि नाइटी ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। नाइटी ईस्ट रिज जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी है हिंद महासागर में, ऑप्शन सी है अंध महासागर, और ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो बताइए कि नाइटी ईस्ट रिज जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है यहाँ पर नाइटी ईस्ट रिज स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो साथियों प्रश्न नंबर 9 कहता है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। ऑप्शन ए कहता है जीवितों का टीला, ऑप्शन बी कहता है कंकालों का टीला, ऑप्शन सी है दासों का टीला, या ऑप्शन डी है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो मृतकों का टीला है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से जो अन्न गार प्राप्त हुआ था वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत थी। और वहीं बृहत स्नानगार जो था उसका एक प्रमुख स्मारक था, और इसके मध्य में स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा था, और उसकी जो चौड़ाई थी वो 7.1 मीटर थी। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो से जो एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिनके चारों ओर हाथी, घोड़ा, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान थे। मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन ए कहता है उचित समतावादी थी, या ऑप्शन बी कहता है दास श्रमिक थी, या ऑप्शन सी है वर्ण आधारित थी, या ऑप्शन डी कहता है जाति आधारित जॉइन थी। तो आपको ये बताना है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति वो किस प्रकार की थी। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब।
आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी पद्धति थी। सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोगों थे, जो लोग वहाँ के थे, उनके नगरों तथा घरों का जो विन्यास था वो ग्रिड पद्धति पर अपनाई गई थी। और यहाँ के जो घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ जो थी वो सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी, और केवल लोथल नगर के घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 जो है वो आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए कहता है 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी कहता है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी कहता है 1901 ईस्वी में, और ऑप्शन डी कहता है 1921 ईस्वी में। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1921 में 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, और इसकी खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को जो है वो प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है, यानी इसे रखा गया है। और इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। अगर यहाँ पे आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक पश्चिमी यानी इसका विस्तार किस प्रकार से है, तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल है वो दासक नदी के किनारे स्थित सुतांगे डोर बलूचिस्तान में जो पाया जाता है। और पूर्वी पुरास्थल की अगर बात किया जाए तो पूर्वी जो हिस्सा है वो हिंडन नदी के किनारे गोदावरी नदी के तट पर आलमगीरपुर जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में पाया जाता है वर्तमान समय में, वहां तक है। अगर उत्तरी पुरास्थल की बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता का उत्तरी जो पुरास्थल है वो आपके चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट जो कि मांदा जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, वहां तक इसका विस्तार है। अगर यहीं आपसे दक्षिणी पुरास्थल की बात किया जाए तो दक्षिणी जो पुरास्थल है वो दाइमाबाद जो कि वर्तमान में अहमदानगर महाराष्ट्र में पाया जाता है, जिला यहाँ पे अहमदानगर होगा। तो ये आपका जो है सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा विस्तार है वो कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। और प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन ए कहता है कालीबंगन, और ऑप्शन बी कहता है लोथल रोपड़, ऑप्शन सी कहता है लोथल, या ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो आपको ये बताना है कि सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था। क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल रोपड़। लोथल रोपड़ जो है ये सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन ए कहता है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है आर डी बनर्जी, और ऑप्शन सी है ए कानिंगम, ऑप्शन डी कहता है दयाराम साहनी। अभी हाल ही में इस प्रश्न का जवाब मैंने आपको बताया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इस प्रश्न का सही जवाब आप दे पाएंगे। तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलिए साथियों देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जी हाँ साथियों, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो है ये सर्वप्रथम खोजकर्ता, इन्होंने ही 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगर चलिए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। और प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछ रहा हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए कहता है ग्रामीण, ऑप्शन बी कहता है नगरीय, ऑप्शन सी कहता है जनजातीय, या ऑप्शन डी कहता है यावावर यानी खानाबदोश। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, बताइए।
आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नगरीय। हड़प्पा सभ्यता के निवासी नगरीय थे। ठीक है, बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। और आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए कहता है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, राजस्थान। कालीबंगन जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसकी जो खोजकर्ता थे वो थे बीबी लाल और बी के थापर। 1953 में इसकी खोज की गई थी और वर्तमान में राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला कालीबंगन था। ठीक है, वर्तमान में जो हनुमानगढ़ जिला है वही आपके कालीबंगन था। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया, जो कि आपके कुछ ज़्यादातर प्रश्न आपके हिस्ट्री से थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।